इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव इलाहाबाद के पूर्व विधायक अभय सिंह चौटाला ने कहा कि बशर्ते गेहूं और सरसों आदि फसल की कटाई का समय ऐन सिर पर है, इसके बावजूद वह किसान और खेती को जिंदा रखने के लिए दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन की मजबूती के लिए जाएं। उन्होंने किसानों से आह्वान किया, उनकी फसल की कटाई व उसकी बिक्री का जिम्मा मेरे पर छोड़ दें। मैं फसल कटाई के लिए कंबाइन भेज दूंगा, वही सरकार की गर्दन पर पांव रखकर उनकी फसल एमएसपी पर बिक्री का काम करूंगा। अभय चौटाला आज सिरसा के कस्बा इलाहाबाद की अनाज मंडी में उनके सम्मान में आयोजित किसान समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान अभय सिंह चौटाला को हरियाणा विधानसभा से किसान हित में इस्तीफा देने के लिए विभिन्न किसान संगठनों की ओर से किसान के प्रतीक पगड़ी व हल देकर सम्मानित किया गया। इस किसान को आज देश की सरकार कमजोर करने की कोशिश कर रही है। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे इलाके का एक एक किसान जो है फसल की कटाई का समय आने वाला है, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। साथ ही इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए आप लोगों को अपनी खड़ी फसल खेत के अंदर जिसकी चिंता मत करना, किसी साथी की फसल की कटाई में दिक्कत आएगी मुझे फोन करके कह देना, उसके खेत में कंबाइन भेज दूंगा, उसकी गेहूं मैं कटवाऊंगा, उसकी गेहूं मैं निकलवाऊंगा और उसकी गेहूं को एमएसपी पे मेरा काम है बिकवाने का। सरकार नहीं अगर उसको खरीदेगी तो सरकार के गर्दन पे पैर रख करके आपकी फसल को सरकार से एमएसपी के रेट पे बिकवाने का काम करूंगा। आज चीन के लोगों ने फैसला किया है कि जींद के अंदर बीजेपी और जेजेपी का कोई भी नेता किसी काम में नहीं जा सकेगा। आज पूरे सिरसा जिला से आए हुए आप लोग बैठे हैं, आप आज एक फैसला लेकर के जाओ कि आपके लिए किसी गांव के अंदर बीजेपी और जेजेपी का कोई नेता प्रवेश नहीं कर पाएगा। अगर कोई आएगा तो हम उसका विरोध करने का काम करेंगे, लोग उससे इस्तीफे की मांग करेंगे। वही इलाहाबाद का बाई इलेक्शन आएगा, इलाहाबाद के लोगों से कहना चाहूंगा क्योंकि इलाहाबाद के लोगों का कर्ज मेरे ऊपर है। आप लोगों ने मेरे पर विश्वास व्यक्त किया था, आपने मुझे विधानसभा का सदस्य चुना था, उन हालात में आपने मुझे वोट दिया था जब देश का प्रधानमंत्री मुझे यहाँ हराने के लिए था। आप लोगों ने देश के प्रधानमंत्री की बात सुनने की बजाय आप लोगों ने एक एक वोट डाल करके मुझे विधानसभा भेजा था। साथियों, उसी तरह से आने वाले समय में जब चुनाव हो आपके यहाँ पे तो उस चुनाव के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के लोगों को सबक सिखाना और फिर से अपनी ताकत हरियाणा की विधानसभा में भेजने का काम करना। मैंने उस वक्त में इस्तीफा दिया जब कहीं ना कहीं उस आंदोलन को तोड़ने का भारतीय जनता पार्टी काम कर रही थी। आप याद हो 26 तारीख को 26 जनवरी के दिन जब हरियाणा से जब बॉर्डर पे बैठा किसान अपना ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली के अंदर अपनी तिरंगा यात्रा निकाल रहा था, जहां किसान तिरंगा यात्रा के माध्यम से देश को मैसेज दे रहा था कि आज के अंदर की सरकार किसान को आंदोलन करने पे मजबूर कर रही है। आज किसान की जमीन को लूटने के लिए काले कानून बना रही है। आज किसान उस खेत का मजदूर मालिक जो था मजदूर बन जाए, इसके लिए इस तरह के कानून हमारे ऊपर थोपना चाहती है। उसके विरोध के अंदर लाखों किसान जो अपने अपने ट्रैक्टर पे बैठ करके जहां दिल्ली के लोगों का दिल जीतने का काम कर रहे थे, वहीं पूरी दुनिया को इस बात का संदेश दे रहे थे, प्रधानमंत्री से आग्रह कर रहे थे, कह रहे थे कि आप इन काले कानूनों को वापिस लें, चाहे काले कानून वापिस लेने का काम करें। वहीं आप देश के किसान के लिए एमएसपी का नया कानून बना करके उस किसान की फसल की गारंटी देने का काम करे। लेकिन साथियों, दिल्ली की सरकार, केंद्र की सरकार ये काले कानून वापस लेने के बजाय उन किसानों के खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे बना रही थी। उन किसानों को कहीं ये कह करके बदनाम कर रही थी कि आंदोलन खालिस्तानियों का हो गया है, कहीं सिख और हिंदू को आपस में लड़ाना चाहती थी, हरियाणा और पंजाब के लोगों के बीच में विवाद खड़ा करना चाहती थी। एक षड्यंत्र 26 तारीख को रद्द करके इन्होंने इस देश के किसान को मतदान करने की कोशिश करी थी। मैंने उससे पहले ये बात कही थी कि अगर 26 तारीख तक
ये काले कानून वापस नहीं ले लिए जाएंगे तो मैं 27 तारीख को असेंबली में जाकर के स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंपने का काम करूंगा। मेरी रगों में चौधरी देवीलाल जी का खून है और चौधरी देवीलाल ने बड़े से बड़े पद को ठोकर मारने का काम किया। चौधरी देवीलाल ने प्रधानमंत्री के पद को भी, अपने ताज को भी वीपी सिंह के सर पे रखने का काम किया था। चौधरी देवीलाल ने जो बात लोगों के बीच में कभी कही, उस बात को कभी कमजोर नहीं होने दिया। मेरे सामने केवल 2 विकल्प थे। एक विकल्प था कि मैं विधायक के पद पे बना रहूं और दूसरा विकल्प था कि मैं चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करूं। चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए मुझे कुर्सी छोड़नी थी। मैंने कुर्सी छोड़ करके किसान के साथ खड़े होने का काम किया। जहां उन्हें साधन मुहैया कराना चाहिए था, हमारा देश का प्रधानमंत्री लगातार लोगों के बीच में भय का माहौल पैदा करने के काम कर रहे थे। जहां साथियों कोरोना में पूरे देश के लोग परेशान थे, हरियाणा प्रदेश के अंदर कोरोना काल के दौरान 9 बड़े घोटाले हुए थे। अगर मैं एक एक घोटाले का विस्तार से जिक्र करूंगा तो बहुत लंबा समय जाएगा। हरियाणा के अंदर जब नई सरकार हुई थी, किसान अपने खेत की धान की फसल काट करके मंडी में बेचने जा रहा था। सरकार की एजेंसियां उस धान को खरीद रही थी, लेकिन जहां उसको एमएसपी का भाव मिलना चाहिए था, सरकार ने एमएसपी देने की बजाय 250-300 रुपए क्विंटल कम करके किसान की जेब पे डाका डालने का काम किया था। पहले धान के अंदर लूट की, फिर साथियों सरसों का जो किसान था उसकी फसल को एमएसपी देने की बजाय सस्ते में बेचने पे मजबूर किया। जहां घोटाले हो रहे थे, न प्रदेश के किसान को लूटा जा रहा था, जहां हर वर्ग के लोगों को परेशान किया जा रहा था, वहीं हमारा देश का प्रधानमंत्री कृषि के कानून बनाने जा रहा था। 3 काले कानून बनाने के काम किए। मैं साथियों ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि जब कृषि के कानून का ड्राफ्ट तैयार हुआ, जब इसकी रूपरेखा बनाई गई थी, ये मामला 2012 का है। 2012 में हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, जो इसके लिए कमेटी मुकर्रर की थी, जिसके 5 मेंबर थे जो अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री थे। उनमें हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस कमेटी का चेयरमैन था, जिस कमेटी ने इस ड्राफ्ट को बनाने का काम किया। आप थोड़ा सा पीछे जाकर के देखोगे, 2012 को जब बजट का फैसला था, उसके अंदर कांग्रेस की तरफ से कृषि के इन 3 काले कानूनों का बिल भी आया था और इन 3 काले कानूनों को बिल के रूप में ला करके हमारे ऊपर थोपड़ा कांग्रेस पार्टी चाहती थी। उस वक्त के अंदर जब ये बिल आया था, कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत नहीं था।